हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे इस एकेडमी पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज की टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। जी हाँ, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति। आइए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति भौतिक भूगोल का यह टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति इत्यादि ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उन्हीं ग्रहों में सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। यह भौतिक भूगोल का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सभी लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के टॉपिक ओरिजिन ऑफ द एर्थ। इस टॉपिक की शुरुआत भौतिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है और भौतिक भूगोल बी फर्स्ट सेमेस्टर समझ रहे होंगे आप लोग की कक्षा में शुरुआत होता है। प्लस यदि आप यूपीएससी, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को यह टॉपिक मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति 3 सिद्धांतों से शुरुआत होता है। पहला होता है एक तारक सिद्धांत, दूसरा होता है द्वय तारक सिद्धांत, तीसरा होता है आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम सभी लोग इन सभी सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो एक है एक तारक सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद द्वय तारक के बारे में जानेंगे, इसके बाद आधुनिक तारक। एक ही वीडियो में तीनों प्रकार के जो सिद्धांत है इन सभी लोगों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति में एक तारक सिद्धांत। किसका भाई? एक तारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत को एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। इसी को कहते हैं वन स्टार हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं भाई? वन स्टार हाइपोथेसिस। इसकी शुरुआत सबसे पहले कास्टे दी बफन महोदय ने शुरुआत किया था 1745 में, जो पूर्ण रूप से यह सिद्धांत अमान्य रहा। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से तथ्यों को इकट्ठा सभी भूगर्भ शास्त्रियों और खगोल शास्त्रियों को पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस सौरमंडल की उत्पत्ति की ओर संकेत दिया और लोगों ने इधर अग्रसर हुए। और सभी भूगोलवेत्ता जो रहे वो सभी लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पर एक सिद्धांत के बाद लगातार कई सिद्धांत दिए और अंततः एक में मूल और शुद्ध और वास्तविक सिद्धांत मिल गया, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1745 ईस्वी में कास्टे द बफन महोदय ने किया था। उसके बाद उन्हीं के आधार पर लगातार 10 साल बाद में 10वें साल एक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई और सिद्धांत का नाम है वायव्य राशि परिकल्पना। क्या है भाई? वायव्य राशि परिकल्पना। तो आइए हम लोग देखते हैं वायव्य राशि परिकल्पना क्या है। वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट महोदय ने वायव्य राशि परिकल्पना गैसेस हाइपोथेसिस की शुरुआत परिकल्पना अपना हाइपोथेसिस दिए, सिद्धांत दिए। और ये 10 साल बाद 1755 ईस्वी में ये जर्मनी के रहने वाले हैं और यह दार्शनिक हैं। अर्थात वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में दिए थे। ये जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका जो सिद्धांत था वह सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पर आधारित है। ध्यान देंगे दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना 1755 ईस्वी में प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में ध्यान देंगे, इस ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ कठोर, ठोस व गतिशील रूप में फैले थे। ध्यान देंगे, इस ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ कठोर, ठोस, गतिहीन रूप में फैले थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आपस में टकरा गए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो इकट्ठा होकर के आपस में टकराने लगे। जब आपस में टकराने लगे तो तापमान, घर्षण बल घर्षण हुआ और उस घर्षण से तापमान और ताप से ही क्या मिला? हमें प्रकाश मिला।
इसी प्रकाश और गति के कारण सभी परिभ्रमण गर्त करने लगे और निहारिका की उत्पत्ति हुई, और ये निहारिका ठंडे व ठोस कण के रूप में तप्त था। वायव्य महापिंड निहारिका में परिवर्तित हो गया और अभिकेंद्री बल के कारण, ध्यान देंगे, अभिकेंद्री बल के कारण ये लगातार गति और इसके मध्य भाग में उभार उत्पन्न हुआ। वही उभार अंगूठी के समान छल्ले के रूप में बाहर निकला, और वह बाहर निकला हुआ भाग जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा उसे ग्रह कहा गया, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा उसे उपग्रह कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये इनका सिद्धांत रहा। और ये एक इम्पोर्टेंट बात कहे थे, इनका कथन है, क्या कहे थे भाई, ध्यान देंगे हम लोग। ये कहे थे कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा, अर्थात गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक वर्ड ऑफ इट। मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी दिखाऊंगा कि उससे विश्व की रचना किस प्रकार होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर 1796 में एक निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दिया, जिसे नेबुला हाइपोथेसिस 1796 ईस्वी में दिए। लाप्लास फ्रांस के रहने वाले हैं। ये वहाँ फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता और भूगणितीवेत्ता थे। इनका एक किताब है, इस किताब के बारे में हम लोग जानते हैं। ये किताब है उनकी ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। इनकी किताब का नाम है एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन। इनका जो सिद्धांत है वह भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, और इस सिद्धांत का ऋग्वेद सृष्टि और सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता जुलता, अर्थात जिस तरीके से ऋग्वेद में बताया गया है ठीक उसी प्रकार से लाप्लास फ्रांस के रहने वाले महोदय निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। इन्होंने बताया है कि, आइए हम सब देखते हैं, इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड में अत्यधिक उष्ण वाले गतिशील अवस्था में उष्ण आकाशीय पिंड थे, उनसे निहारिका उत्पन्न होता है, और यह निहारिका अनुप्रसारी बल के कारण किनके केंद्र में उभार होता है, और केंद्र में उभार होता है तो गांठ के रूप में छल्ले निकलते हैं। ये छल्ले सभी अलग अलग हो जाते हैं। जो बड़ा छल्ला रहा सूर्य, उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले को ग्रह कहा गया, ग्रहों के किनारे चक्कर काटने वाले को उपग्रह कहा गया। शेष भाग जो बचे वह अंतरिक्ष में विलीन हो गए, अर्थात इस ब्रह्मांड में सम्मिलित हो गए, जो दुग्ध मेघला, मंदाकिनी, पुच्छल तारा इत्यादि के रूप में आज भी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इसके बाद एक तारक सिद्धांत में आते हैं रोशे महोदय, और ये रोशे महोदय इन्होंने क्या किया है, लाप्लास के सिद्धांत का संशोधन किया है। क्या किया भाई, रोशे महोदय ने लाप्लास के सिद्धांत के, लाप्लास की परिकल्पना अर्थात निहारिकी परिकल्पना, निहारिकी हाइपोथेसिस का इन्होंने संशोधन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले चलते हैं। अगला जो सिद्धांत है उसका नाम है उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक तारक सिद्धांत में अंतिम सिद्धांत उल्का पिंड, उल्का परिकल्पना आता है। मेट्रोरिटिक हाइपोथेसिस है, जो लॉकियर महोदय द्वारा दिया गया है। लॉकियर महोदय ब्रिटिश के वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने निहारिका परिकल्पना का संशोधन रूप प्रस्तुत किया है। इन्होंने उल्का बताया है कि उल्का किसे कहते हैं, तो उल्का अंतरिक्ष से टूटे हुए तारे जो नीचे गिरते हैं उन्हें उल्का कहा जाता है। उल्का परिकल्पना में लॉकियर महोदय ने बताते हैं कि दो विशालकाय तारे विपरीत दिशा में जा रहे थे, और विपरीत दिशा में जाने से
तारे टकरा गए और टूटे, रगड़ से ताप उत्पन्न हुआ और उस ताप के बाद प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश के बाद वात अर्थात इस वायुमंडल की उत्पत्ति होती है और इस वायुमंडल से ही आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सर्पिलाकार निहार का अलग होता है। वह अलग होता है 9 भागों में और 9 भाग जो होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चक्कर को क्या कहा जाता है? जो चक्कर काटे हैं सूर्य का उन्हें ग्रह कहा जाता है, जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। इन्होंने बताया है कि पृथ्वी से 125 किमी ऊंचे वायुमंडल में उल्का आपस में रगड़ खाकर जलने लगते हैं, जिन्हें हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई भी देते हैं, तथा जो धरातल पर गिरते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। जो रगड़ खाते हुए हमें वायुमंडल में ही दिखते हैं उन्हें हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं और जो धरातल पर गिर जाते हैं उनको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला देखते हैं। यदि इसमें किसी भी समस्या का आपको समस्या हो रही है तो आप 94 51 91 26 21 नंबर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज के सभी PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम क्या है भाई? अमरेश एकेडमी, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है, अमरेश एकेडमी। इस अमरेश एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप फ्री में PDF उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले बात हम लोग सिद्धांत करते हैं। जैसा आपको पहले बताया गया कि 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। पहला कौन सा होता है भाई? एक तारक सिद्धांत। दूसरा क्या होता है? द्वैतारक सिद्धांत। तो आइए हम लोग द्वैतारक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। 2 स्टार हाइपोथेसिस। हम लोगों ने पहला पढ़ा एक तारक सिद्धांत, दूसरा पढ़ा हम लोग द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग ज्वारी परिकल्पना पढ़ते हैं। क्या जानते हैं भाई? ज्वारी परिकल्पना, जिसे टाइटल हाइपोथेसिस कहते हैं, जेम्स जीन्स और जेफरे द्वारा यह दिया गया है। जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में सबसे पहले दिया, उसके बाद जेफरे महोदय ने ज्वारी परिकल्पना को ही 1928 में प्रस्तुत किया। इन दोनों के सिद्धांतों में सबसे पहले सूर्य होता है, सूर्य के बाद एक तारा होता है जो विशालकाय तारा होता है, सूर्य के पास से गुजरता है। थोड़ा सा हम लोग मैपिंग के माध्यम से भी जानते हैं। एक सूर्य था, दूसरा स्टार इसके पास से होकर के गुजरा, इसके पास से होकर के गुजरा, तो गुजरते समय इसमें ज्वार उत्पन्न हो जाता है और ज्वार उत्पन्न होने के कारण इसमें से उभार होता है और इस तरीके से उभरा हुआ भाग शिगार के रूप में फैल जाता है। किसके रूप में फैल जाता है भाई? शिगार के रूप में फैल जाता है। और ये शिगार के रूप में फैला हुआ, जैसे सूर्य हो गया और ये तारा हो गया, तो शिगार के रूप में फैला हुआ भाग इस तरीके से निकलता हुआ आया और उत्तल ताल की तरह ज्वारी लहर उत्पन्न हुआ और यह ज्वारी पिंड सिकुड़ कर टूटे हुए भाग से अलग हो गए और वही अलग हुआ भाग ग्रह कहलाता है और उपग्रह कहलाता है। यह सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध तक सर्वमान्य रहा, लेकिन बाद में फिर भी यह अमान्य होता है। लेकिन एक द्वैतारक 2 स्टार अर्थात सूर्य और तारा के साथ ज्वारी परिकल्पना देने वाले जेम्स जीन्स और जेफरे महोदय हैं। ठीक है, आइए अगला सिद्धांत के हम लोग बढ़ते हैं, ग्रहाणु परिकल्पना। इस ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में जानते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया है? प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टेन महोदय ने 1904 ईस्वी में प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि सूर्य है, एक उसके विपरीत से विशालकाय तारा गुजरता है, गुजरने से ज्वार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है भाई? ज्वार उत्पन्न होता है। वही ज्वार क्या कहलाता है? ग्रहाणु कहलाता है। और आकर्षण बल के कारण, आकर्षण विधि के कारण यह सब उससे अलग होते हैं, अर्थात ग्रह और उपग्रह का निर्माण होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताए हैं और ये कहते भी हैं। इनकी बातों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। परीक्षा में अक्सर इंपॉर्टेंट ये बातें पूछी जाती है कि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, सूर्य से कुछ पदार्थ निकलकर ग्रहाणु बने हैं, क्योंकि ग्रह उपग्रह में सूर्य पदार्थ का 1/7वां भाग ही है।
पदार्थों के बिखरने से सौरमंडल का विस्तार होता है। वायुमंडल का विकास गैस एवं गैसों का निर्माण सूर्य से ही हुआ है। ये ज्वारी परिकल्पना के अंतर्गत, ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत बताया गया है। अर्थात ज्वार और ग्रहण, ध्यान देंगे, दोनों में ज्वार निकलता है, दोनों में ज्वार निकलता है। एक ज्वार निकलता है तो उसे ज्वारी परिकल्पना कहते हैं, एक ज्वार निकलता है उसे ग्रहाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन अगले देखते हैं। और अगला सिद्धांत है द्वैतारक परिकल्पना। क्या है भाई? द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये द्वैतारक परिकल्पना एच.एन. रसेल महोदय ने दिया है, और रसेल महोदय कोड़ी संवेग के आधार पर दिए हैं। किसके आधार पर दिए हैं भाई? कोड़ी संवेग के आधार पर दिए हैं। पर सूर्य होता है और दो तारे दोनों विपरीत दिशा में, एक तारा 283 करोड़ किमी दूर था। जितना अरूढ़ है आज प्रेजेंट टाइम में, जितना अरूढ़ ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, वह नज़दीक आता है तो ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ज्वारी तरंग से ज्वारी उभार हुआ, और वह ज्वारी उभार वायव्य पदार्थ मतलब गैसी पदार्थ को अलग कर देता है, तारे से निकलकर बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाता है। अलग हुआ पदार्थ वही क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है, और उपग्रह भी कहलाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उपग्रह। बाकी शेष सौरमंडल में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में आज भी ऐसे ही तैर रहे हैं, विलीन हैं। ठीक है, आगे की बहुत बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत में आज हम लोग देखेंगे नोवा स्टार आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में मॉडर्न थ्योरी, ये मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में पहले हम लोग पढ़ेंगे नवतारा सिद्धांत। नवतारा को द नोवा स्टार थ्योरी कहते हैं, जो 1945 में दिया गया। कब दिया गया भाई? 1945 में दिया गया। इसको देने वाले प्रोफेसर होयल और प्रोफेसर लिटिंगटन है। ठीक ना, एफ होयल और आर.ए. लिटिंगटन है। ये दोनों ब्रिटेन के रहने वाले हैं और गणितज्ञ शास्त्री भी हैं। इनकी किताब है ब्रह्मांड उत्पत्ति। इनकी किताब है भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे करते हैं। ये बताते हैं सौरमंडल की संरचना में भारी व हल्की गैसों का सबसे बड़े अहम भूमिका है। तो भारी व हल्की गैस सौरमंडल की संरचना कैसे होती है? भारी मतलब गैसों का प्रभाव है, और गैस दो प्रकार के होते हैं, एक भारी गैस होता है, दूसरा हल्की। भारी गैस के अंतर्गत देखा जाए तो नाइट्रोजन 78.3%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% होता है। अर्थात ये चार गैसें मिल करके 99% होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 99% होती हैं। बाकी अवशेष 1% में सभी गैसें हैं। कौन कौन गैसें हैं भाई? हाइड्रोजन गैस है, नियान गैस है, हीलियम गैस है, क्रायन गैस है, जेनान गैस है, और O2 अर्थात ऑक्सीजन के जो ओजोन गैसें हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद ये बताते हैं ये गैसें हाइड्रोजन व अन्य गैसों से जब संलयन करते हैं तो संलयन के दौरान ही इनमें हीलियम हाइड्रोजन गैसें हल्की हो जाती हैं और करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो यही गैस ऑक्सीजन व अन्य तत्वों में बदल जाती हैं। जितना ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन गैसें संलयन करती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस हाइड्रोजन और अन्य गैसों से सुपरनोवा अर्थात चमकने वाले समूहों का जन्म होता है। सुपरनोवा का मतलब होता है चमकने वाले समूह, अर्थात आकाशगंगा में 200 से 400 वर्षों में सुपरनोवा बनते हैं और यही सुपरनोवा अंततः ग्रह और उपग्रह का निर्माण करते हैं। शेष अगले वीडियो मिलेगा। आज में बस इतना ही उपलब्ध है। तो आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है
पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत में पुनः एक बार एक्सप्रेस की तरह देख लेते हैं और यही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कास्टे द बफन का सिद्धांत 1745 ईस्वी में, वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट का 1755 ईस्वी में, निहारिका परिकल्पना लाप्लास द्वारा 1796 ईस्वी में, रोशे की परिकल्पना लाप्लास की परिकल्पना का संशोधन किए हैं। उल्का पिंड का परिकल्पना लॉकियर महोदय द्वारा दिया गया है। उसके बाद द्वैतारक परिकल्पना की बात करते हैं तो ज्वारी परिकल्पना जेम्स जेफरे द्वारा, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा। उसके बाद की बात करें द्वैतारक या बाइनरी हाइपोथेसिस की परिकल्पना रसेल द्वारा दिया गया है। उसके बाद नौ तारा सिद्धांत द नोवा स्टार है थ्योरी 1945 में प्रोफेसर होयर और लेटनिकटन द्वारा दिया गया है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बताया जा रहा है, किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अमरीश एकेडमी नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो बस आज यहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा और साथ ही बोलते हैं नमस्कार।